सोचिए, एक नया बैंक अकाउंट खुलवाने पर मुफ्त में एक बड़ा पिज्जा मिलता है। अरे वाह, ये तो काफी अच्छा ऑफर है। हाँ, मतलब किसी को भी यही लगेगा। लोगों ने ऑफर देखा, अकाउंट खुलवाया, पिज्जा खाया और उसके बाद उस बैंक की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। वही साइन अप बोनस वाला चक्कर। बिल्कुल। एल साल्वाडोर के उस मशहूर बिटकॉइन एक्सपेरिमेंट के साथ लगभग यही हुआ, जिसके बारे में हम आज विस्तार से बात करेंगे। स्वागत है इस नई गहन चर्चा में। आज का मुद्दा काफी दिलचस्प है। काफी ज्यादा, क्योंकि क्रिप्टो अब एक वाइल्ड वेस्ट नहीं रहा। सही कहा। आज हम इस बदलते हुए ग्लोबल नियम और इंस्टीट्यूशनल अपना पर बात करेंगे। हमारे पास आज 7 अलग-अलग सोर्सेस का एक काफी बड़ा स्टैक है। इसमें एल साल्वाडोर की विकिपीडिया हिस्ट्री से लेकर नए यूएस कोर्ट केसेस और लॉबिंग डेटा पर स्लज और कटेन की रिपोर्ट्स हैं। और यूरोप के नियम भी हैं इसमें। हाँ, और अमुंडी तथा कॉइन मेट्रो जैसे बड़ी संस्थाओं की रिपोर्ट शामिल है। साथ ही एक बेहद जरूरी SEC व्हाइट पेपर भी है, जो डिजिटल डॉलर और स्टेबल कॉइन्स की जियोपॉलिटिक्स के नए राज खोलता है। तो इस चर्चा का मकसद ये समझना है कि कैसे क्रिप्टो अब दुनिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और सरकारों के फोकस का केंद्र बन गया है। एक आम सीखने वाले के लिए ये जानना जरूरी है कि आगे पैसों का भविष्य कैसा होने वाला है, बिना किसी इंफॉर्मेशन ओवरलोड के। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी को बड़ा होते नहीं देख रहे हैं, हम दरअसल ग्लोबल पावर और इकोनॉमी के नए ढांचे को बनते हुए देख रहे हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं उस देश से जिसने सीधे टॉप डाउन अप्रोच अपनाया। मेरा मतलब है 2021 का वो दौर जब क्रिप्टो का उत्साह अपने चरम पर था। वो मायामी कॉन्फ्रेंस वाली अनाउंसमेंट। हाँ, वही। एल साल्वाडोर दुनिया का पहला देश बना जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर यानी कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। प्रेसिडेंट नईब बुकेले ने जब ऐलान किया तो पूरी दुनिया देख रही थी। उन्होंने बिटकॉइन बीच के मॉडल को पूरे देश पर लागू करने की कोशिश की। सरकार ने चीवो नाम का एक डिजिटल वॉलेट लॉन्च किया और हर नए यूजर को $30 का साइन ऑन बोनस दिया। और यही वो $30 का पिज्जा था जिसका आपने भी जिक्र किया। एग्जैक्टली। पर असल में जमीन पर हुआ क्या? देखिए, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च का डेटा उस बोनस के बाद की सच्चाई बयान करता है। डेटा दिखाता है कि लगभग 61% लोगों ने वो बोनस खर्च करने के तुरंत बाद ही ऐप का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया। बाप रे, 61%? हाँ, और अगर हम थोड़ा आगे बढ़ें, 2024 तक आते आते सिर्फ 8.1% लोग ही इसका इस्तेमाल कर रहे थे। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था वॉलेटिलिटी। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड लगातार चेतावनी दे रहा था कि ये एल साल्वाडोर की आर्थिक स्थिति के लिए बेहद खतरनाक है। मतलब जिससे अपना रोज का राशन खरीदना है, वो ऐसी मुद्रा पर कैसे निर्भर रह सकता है जिसकी कीमत हर घंटे 30-40% तक ऊपर नीचे हो सकती है? बिल्कुल सही बात है। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ा मुद्दा था जिस पर लोग कम ध्यान देते हैं, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। मुझे पढ़कर सच में हैरानी हुई कि अक्टूबर 2021 में बिटकॉइन के ग्लोबल एनर्जी कंजम्पशन लगभग 83.91 टेरावाट आवर्स थी, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। बहुत ही बड़ा। ये एल साल्वाडोर की पूरी साल की बिजली खपत से 13 गुना ज्यादा थी। सरकार ने इसका हल निकालने के लिए ज्वालामुखी यानी वोल्केनोस से मिलने वाली जियोथर्मल एनर्जी से माइनिंग शुरू की। पर समस्या सिर्फ बिजली की नहीं थी। नहीं, समस्या हार्डवेयर की भी थी। जियोथर्मल एनर्जी शायद कार्बन फुटप्रिंट कम कर दे, पर माइनिंग के साथ एक बहुत बड़ी आफत जुड़ी हुई है। माइनिंग के लिए ASIC माइनर्स नाम के विशेष कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं। ये हर वक्त अपनी पूरी क्षमता पर चलते हैं, तो जल्दी खराब भी होते होंगे। हाँ, लगातार हीट और प्रोसेसिंग की वजह से ये हार्डवेयर महज 6 से 12 महीने में बेकार हो जाते हैं और सीधे कचरे के ढेर में चले जाते हैं। इस ई-वेस्ट और पानी की खपत ने एक नया पर्यावरण संकट खड़ा कर दिया था। तो नतीजा ये निकला कि मार्च 2025 में द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट और नए अपडेट्स ने इस एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से फेलियर मान लिया। 2025 में ही बिटकॉइन से लीगल टेंडर का स्टेटस वापस ले लिया गया। ये दिखाता है कि जब सरकार ऊपर से किसी टेक को थोपने की कोशिश करती है तो क्या होता है। वही अगर हम इसका बिल्कुल उल्टा रुख देखें तो अमेरिका की कहानी काफी अलग है। यहाँ कानून ऊपर से थोपा नहीं जा रहा, बल्कि प्राइवेट इंडस्ट्री कानून को अपने हिसाब से ढालने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। स्लज रिपोर्ट का डेटा इस बात का पक्का सबूत है। 2025 के पहले 6 महीनों में ही क्रिप्टो इंडस्ट्री ने फेडरल लॉबिंग पर रिकॉर्ड $18.4 मिलियन खर्च किए हैं।
जिसमें कॉइनबेस और एंड्रीसन होरोविट्ज शामिल है। ये साफ इशारा है कि इंडस्ट्री समझ चुकी है कि उनका अस्तित्व सिर्फ कोड लिखने पर नहीं बल्कि वॉशिंगटन के कॉरिडोर्स में नियम बनवाने पर निर्भर करता है। और इसका असर दिख भी रहा है। जुलाई 2025 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने जीनियस एक्ट साइन किया, जो स्टेबल कॉइन्स पर केंद्रित है। साथ ही क्लैरिटी एक्ट हाउस में पास हुआ, जिसका मकसद मार्केट में एक लाइट टच रेगुलेशन लाना था। साथ ही SEC के नए चेयर के रूप में पॉल एटकिंस की नियुक्ति भी इस बात का संकेत है कि एडमिनिस्ट्रेशन अब प्रो क्रिप्टो रुख अपना रहा है। पर असली टकराव तो अदालतों में चल रहा है। हाँ, कैटन रिपोर्ट इस पर बहुत गहरी रोशनी डालती है। काफी सारे कोर्ट केसेस चल रहे हैं, पर इन सब के केंद्र में एक पुराना कानून है, हाउई टेस्ट। हाँ, ये हाउई टेस्ट आखिर है क्या? इसे एक आसान एनालॉजी से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी दूसरे व्यक्ति के सेब के बगीचे में पैसे लगाए, इस उम्मीद में कि वो व्यक्ति मेहनत करेगा, पेड़ उगाएगा, सेब बेचेगा और आपको उस मुनाफे में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, समझ गई। तो कानून के अनुसार आपका वो इन्वेस्टमेंट एक सिक्योरिटी है और इस पर सख्त नियम लागू होंगे। अब SEC कह रहा है कि ज्यादातर क्रिप्टो टोकन्स इसी सेब के बगीचे की तरह हैं। लोग पैसे लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि डेवलपर्स नेटवर्क बनाएंगे और टोकन की कीमत बढ़ेगी। ओह, तो इसीलिए रिपल के साथ SEC का केस चल रहा है, ये तय करने के लिए कि क्या XRP टोकन एक सिक्योरिटी है। और सिर्फ यही नहीं, कॉइनबेस के साथ भी केस है, जो सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शंस पर सवाल उठा रहा है। बिल्कुल, और इस लिस्ट में ब्लॉकचेन एसोसिएशन बनाम IRS का केस भी है, जहां डीफी ब्रोकर्स पर नियम तय हो रहे हैं। बिटनोमियल और कंटकी के केसेस में तो सीधे SEC की ताकत को चुनौती दी जा रही है। अगर इन सेकेंडरी ट्रांजैक्शंस को सिक्योरिटी मान लिया गया, तो क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर कंप्लायंस का बोझ इतना बढ़ जाएगा कि उनका चलना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, है ना? सही पकड़ा आपने। अगर हम इसे बड़े पैमाने पर देखें, तो इन अदालतों में ये फैसला हो रहा है कि क्या पुराने कानून इन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स पर जबरदस्ती थोपे जाएंगे या इनको अपनी एक अलग नई पहचान मिलेगी। और जब हम पहचान की बात कर रहे हैं, तो स्टेबल कॉइन्स का जिक्र जरूरी हो जाता है। एक आम भाषा में कहें तो स्टेबल कॉइन एक ऐसा टोकन है जिसकी कीमत लगभग हमेशा किसी फिएट मुद्रा जैसे US डॉलर के बराबर होती है। इसमें उतार चढ़ाव नहीं होता। और SEC के व्हाइट पेपर के आंकड़े बताते हैं कि स्टेबल कॉइन का मार्केट अब $142 बिलियन से बढ़कर $200 बिलियन तक पहुंच चुका है, जिसमें 90% से ज्यादा हिस्सा उन स्टेबल कॉइन्स का है जो US डॉलर से जुड़े हैं। जैसे USDT का शेयर 67% और USDC का 22.4% है। इसे व्हाइट पेपर में सिंथेटिक डॉलराइजेशन कहा गया है ना? हाँ, जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से ये एक बड़ा कदम है। आमतौर पर डॉलर पूरी दुनिया में ट्रेडिशनल बैंकों के जरिए घूमता है, लेकिन स्टेबल कॉइन्स ने इस पूरे सिस्टम को बाईपास कर दिया है। अब इंटरनेट कनेक्शन के साथ कोई भी डिजिटल डॉलर होल्ड कर सकता है और लेन देन कर सकता है। यही वो जगह है जहां बात जियोपॉलिटिक्स की बन जाती है। अमेरिका इसे इतनी संजीदगी से क्यों ले रहा है, इसका जवाब दूसरे देशों की कार्रवाई में छुपा है। चाइना का ECNY यानी डिजिटल युआन, जिसके 260 मिलियन यूजर्स हैं, और यूरोप का डिजिटल यूरो, दोनों सीधे तौर पर US डॉलर की ग्लोबल डोमिनेंस को चुनौती दे रहे हैं। और इसी चुनौती का जवाब है ये प्राइवेट स्टेबल कॉइन्स। एक तरह से ये अमेरिका का मार्केट ड्रिवन काउंटर अटैक है, जिसे सरकारी थप्पे की जरूरत नहीं है। पर इनके रिस्क्स भी तो बहुत है। SEC पेपर इस पर भी काफी खुलकर बात करता है। एक बैंक रन जैसी स्थिति का डर हमेशा रहता है। बिल्कुल, अगर अफवाह फैल जाए और लाखों लोग एक साथ अपने स्टेबल कॉइन्स को असली डॉलर में बदलने आ जाएं और कंपनी के पास रिजर्व ना हो, तो पूरा सिस्टम गिर सकता है। इसके अलावा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बग्स और ऑरेकल मैनिपुलेशन जैसे टेक्निकल रिस्क्स भी हैं। ऑरेकल मैनिपुलेशन क्या होता है, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगे। ये टर्म आमतौर पर खबरों में नहीं दिखता। जरूर, देखिए, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड पर चलता है। मान लीजिए शर्त है कि जब डॉलर का रेट एक तय सीमा पर पहुंचेगा तो ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगी। पर ब्लॉकचेन खुद बाहरी दुनिया के आंकड़े नहीं पढ़ सकती। उसे ये रेट एक बाहरी डेटा सोर्स से मिलता है, जिसे ऑरेकल कहते हैं। अच्छा, तो अगर उस डेटा सोर्स के साथ छेड़छाड़ हो जाए तो? वही सबसे बड़ा खतरा है। अगर कोई हैकर ऑरेकल में घुसकर गलत रेट दिखा दे, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली करोड़ों का लेन देन गलत जगह कर देगा, बिना किसी को भनक लगे। ये तो सच में डरावना है, पर दूसरी तरफ इनके फायदे भी कम नहीं है। प्रोग्रामेबल मनी फाइनेंशियल सिस्टम में क्रांति ला रहा है। एस्क्रो ऑटोमेशन इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जमीन खरीदने से लेकर क्रेडिट तक में शर्तें कोड में लिखी जा सकती हैं, और क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस की कॉस्ट में जो 50 से 80% की भारी कमी आई है, उससे आम लोगों को बड़ा फायदा हो रहा है। अब स्टेबल कॉइन्स और US की इस चर्चा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यूरोप की अप्रोच को देखते हैं, जो थोड़ा अलग दिशा में काम कर रहा है।
अप्रैल 2023 में यूरोप ने मार्केट्स इन क्रिप्टो एक्ट यानी मीका पास किया। ये दुनिया का सबसे कॉम्प्रिहेंसिव क्रिप्टो फ्रेमवर्क माना जाता है, जिसका ध्यान कंज्यूमर रिस्क और मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने पर है। पर यूरोप के भीतर ही अलग-अलग देशों में काफी भिन्नताएं हैं। जैसे यूके की ही बात करें, वहां फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी ने केवाईसी नियम ना मानने पर लगभग सारे क्रिप्टो एटीएम्स को इलीगल घोषित कर दिया, क्योंकि एटीएम से कैश के बदले क्रिप्टो खरीदना उनके एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के खिलाफ जा रहा था। दूसरी तरफ एस्टोनिया का हाल देखिए। एक समय पर 55% ग्लोबल क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स सिर्फ एस्टोनिया में थे, क्योंकि वहां इनकम टैक्स नियम आसान थे। पर उस नरम रुख का फायदा उठाकर इलिसिट पैसा फ्लो होने लगा और अब नतीजा यह है कि यूएस ने वहां की कई ऐसी कंपनियों पर सैंक्शंस लगा दिए हैं। इन सब के बीच कॉइन मेट्रो की रिपोर्टें काफी दिलचस्प कॉन्सेप्ट पर चर्चा करती हैं। रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, इसे एक सेफ प्लेग्राउंड की तरह समझ सकते हैं क्या? बिल्कुल सही एनालॉजी है। जब रेवोल्यूट या ब्लॉकचेन.com जैसी कंपनियां कोई नया फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाती हैं, तो सीधे मार्केट में आने से डर लगता है। सैंडबॉक्स एक ऐसा माहौल देता है जहां ये कंपनियां रेगुलेटर्स की निगरानी में एक छोटे यूजर बेस के साथ टेस्ट कर सकती हैं। इससे कंप्लायंस का डर कम होता होगा और नए आइडियाज जल्दी टेस्ट हो पाते होंगे। हाँ, इनोवेशन तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन इसका एक नेगेटिव पहलू भी है, जिसे रेगुलेटरी आर्बिट्राज कहते हैं। मतलब कंपनियां इसका गलत फायदा उठाती हैं? जी, जब बड़ी कंपनियां देखती हैं कि किसी देश में सैंडबॉक्स के नियम उनके अनुकूल हैं, तो वो जुरिस्डिक्शन शॉपिंग करती हैं, अपने हेडक्वार्टर्स वहां शिफ्ट कर लेती हैं ताकि सख्त कानूनों से बच सके। ये तो पूरे ग्लोबल सिस्टम में एक बड़ा लूप होल बना देता है। और इसी लूप होल पर अब बड़ी संस्थाएं कड़ी नजर रख रही हैं, क्योंकि अमुंडी की हाल ही की रिपोर्ट बताती है कि अब ये सब सिर्फ टेक गीक्स तक सीमित नहीं है। इंस्टीट्यूशनल अडॉप्शन काफी बढ़ चुका है। पेंशन फंड्स, फैमिली ऑफिसेज और बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां अब इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना रही हैं। इन बड़ी चर्चाओं के बाद सवाल ये उठता है कि इस सब का एक आम इंसान पर क्या असर पड़ता है। दुनिया भर में आज भी लगभग 1.4 बिलियन लोग अनबैंक्ड हैं, जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। यही तो सबसे बड़ा पॉइंट है। स्टेबल कॉइन्स और नए रेगुलेशंस इन 1.4 बिलियन लोगों को सिर्फ एक स्मार्टफोन और इंटरनेट के जरिए ग्लोबल इकोनॉमी से जोड़ सकते हैं। उन्हें किसी ट्रेडिशनल बैंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही 24/7 सेटलमेंट का मतलब है कि अब पैसों के ट्रांसफर के लिए छुट्टियों या वीकेंड्स का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पैसा कभी नहीं रुकेगा। देखिए, जब बड़े प्लेयर्स सिस्टम में आते हैं और एक सटीक रेगुलेटरी नियम बनता है, तो पूरी इंडस्ट्री को एक नया रूप मिलता है। ये बैलेंस ऑफ इनोवेशन एंड लॉ इस इंडस्ट्री को मैच्योर बना रहा है। ये पॉजिटिव तस्वीर उम्मीद जरूर जगाती है, लेकिन इस गहन अध्याय विश्लेषण को समाप्त करने से पहले SEC पेपर में छुपा एक ऐसा मुद्दा उठाना जरूरी है जो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देगा। एक पैराडॉक्स यानी विरोधाभास, प्राइवेसी और सर्वेलेंस का विरोधाभास। हाँ, ये सच में एक गहरा सवाल है। ध्यान दीजिएगा, पब्लिक ब्लॉकचेन्स और रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन्स सरकारों को एक ऐसी अभूतपूर्व ताकत देते हैं जहां हर एक ट्रांजैक्शन ट्रैक किया जा सकता है। हर पैसा कहां जा रहा है वो रियल टाइम में पता चल जाता है। सैंक्शंस लागू करने और क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए ये बेहतरीन है। पर इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी? अगर कानूनी संस्थाएं AML और KYC के उन नए नियमों को लागू कर दें जिन्हें ट्रैवल रूल कहा जा रहा है, जहां हर छोटे डिजिटल ट्रांसफर पर भेजने और पाने वाले की पूरी जानकारी जोड़ी जाएगी। ठीक वही। तो क्या भविष्य में हमारी फाइनेंशियल प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? ये एक काफी बड़ा और अहम सवाल है। यही बात मुझे भी सोचने पर मजबूर कर रही थी। अगर हमारा हर लेन देन ट्रैक हो रहा है, तो प्रोग्रामेबल मनी का मतलब क्या सिर्फ प्रोग्रामेबल कंट्रोल रह जाएगा? क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आर्थिक सुरक्षा के नाम पर हम अपनी सिविल लिबर्टीज खो देंगे? एक ऐसा डिजिटल ढांचा जहां आपका पैसा सिर्फ वही खर्च हो सकेगा जहां कानून आपको इजाजत देगा। ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एक बहुत बड़ा विषय है जो आगे चलकर हमारे समाज को प्रभावित करेगा। इस चुनौतीपूर्ण सवाल के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है क्रिप्टो रेगुलेशंस और स्टेबल कॉइन्स की इस बदलती दुनिया के बारे में काफी कुछ नया समझ आया होगा। इन ट्रेंड्स पर अपनी नजर बनाए रखिए, क्योंकि पैसों का ये भविष्य लगातार बदल रहा है। आगे और सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अलविदा।